नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जो कुंडली मेरे पास आज अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये कुंडली मेरे पास आई है इंदौर मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही बात बताऊं कि प्रत्येक कुंडली जो व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा है जिसको आपने पूरा आरंभ से लेकर के अंत तक जाना है या उसके जीवन में घटित घटनाक्रम को समझा है, जाना है या जानते हैं, उससे उसकी कुंडली में बैठे ग्रहों से उसको मैच करिए। फिर आपको ये बात निकल के सामने आएगी कि ग्रहों ने उस व्यक्ति को अपनी उंगलियों पे नचाया है। ऐसे जैसे कठपुतली कैसे नाचती है वैसे। और जब ये बात पक्की है, मैं प्रायः जब लोगों से कुंडली पे फ़ोन पे बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि पीछे पहले उसकी पीछे की दशा बताता हूँ कि ये दशा में ये हुआ होगा, इस दशा काल में ये हुआ होगा। और पहले जब उनको ये बात एकदम बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है कि हाँ पंडित जी आप सही बोल रहे हैं, ऐसा ही हुआ था, तब आगे के ग्रहों का फलादेश करता हूँ। तब उनको ये बात समझने में आसान हो जाता है कि, या समझने में आसानी होती है कि हाँ, जो ग्रह पूर्व में बीता है वो भले खराब बीता है, पर अगर उसने अपने बुरे परिणाम दिए हैं तो आने वाला ग्रह जो अगर कुंडली में अच्छा बैठा है और उसका कैलकुलेशन आपने बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म अन्वेषण करके एक फलादेश तैयार किया कि ये ग्रह दशा ऐसी बीतेगी, इसमें ये अंतरदशा ऐसी बीतेगी, तो ये बात एक्यूरेट लागू हो जाती है कि हाँ, पूर्व के ग्रह ने जो कमज़ोर था, बुरा परिणाम दिया है, तो ये बहुत इत्मीनान से बात मान लेनी होगी या स्वीकार करना होगा कि जो आने वाला ग्रह है जो अच्छा बैठा है तो अच्छा परिणाम दे जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले, जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं पंचांग से विश्लेषण की शुरुआत करता हूँ। जन्म होता है वैशाख माह में। इसमें जन्मे लोग सुंदर देखने में बड़े होते हैं, व्यापारिक बुद्धि होती है। उत्तरायण में जन्म होगा तो सारे के सारे शुभ ग्रह बली होंगे, मतलब गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध। अब बात करते हैं कि गुरु यहाँ कौन होते हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के और इन दोनों भावों के सन्निकट ही बैठे हैं। सप्तमेश होकर के तो सप्तम को देख भी रहे हैं। और बहुत अच्छी बात क्या है कि सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के जो ग्रह यहाँ बैठा है वो मंगल भी उनको अपनी 8वीं दृष्टि से भाव का स्वामी होकर के देख रहा है। इसका अर्थ होगा कि सप्तमेश तो सप्तम भाव को देख ही लिए, पर तृतीय भाव के स्वामी मंगल जो स्वग्रही हैं वो भी इस भाव को देख लिए या उस अपने भाव को देख लिए और सप्तमेश पे उनकी दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि डिस्पोजिटर प्लैनेट जिस भाव में गुरु बैठे हैं, इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट पहले तो स्वग्रही है और उसके बाद अपनी 7वीं दृष्टि के बाद 8वीं दृष्टि से यहां देख भी रहे हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे भाव को यानी कि 1, 2, 3, 4 यहां देखेंगे, यहां से 7वें भाव को यानी कि यहां, और यहां से 8वें भाव को यानी कि यहां। तो गुरु अच्छे हो गए। भाव का स्वामी अगर भाव को देखेगा तो उसके संतुलित और बेहतर शुभ परिणाम मिलेगा। इसका अर्थ होगा कि यहां पे भाव का स्वामी गुरु है, जहां बैठेंगे वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखेंगे। तो यहां पे दिख रहा है, यहां पे देख रहे हैं और यहां देख रहे हैं। तो ये तीनों ही भाव क्रमशः, एक तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो गए और दूसरा कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम को देख लिया। इसका अर्थ होगा कि गुरु इस कुंडली के लिए अपनी दशा काल में व्यापार में, लाभ में, भाग्य में शुभ परिणाम देने वाले बनेंगे। क्लियर है। दूसरे शुभ ग्रह के रूप में कौन से ग्रह विद्यमान होते हैं? शुक्रदेव, जो इस कुंडली के भाग्य भाव के साथ द्वितीय भाव के भी अधिपति हैं, जहां इनके ही घर में इनका परम मित्र शनि उच्च का है, जो पंचम भाव का स्वामी है। तो पंचम भाव यानी कि बुद्धि, विद्या, विवेक, संतान, दाम्पत्य, प्रेम और यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, पेट, माता पिता का प्रेम, समाज में कीर्तिमान स्थापित करना, उस भाव का स्वामी उच्च का है। और दूसरा कि इस भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो तो उच्च के हैं, पर बहुत अच्छी बात क्या है कि इस भाव के 5वें भाव, मतलब पंचम भाव से जो 5वां भाव बनता है वो भाग्य भाव है, ये त्रिकोण का भाव है। इसका स्वामी भी जन्म कुंडली के केंद्र में बैठा। तो केंद्र का अधिपति त्रिकोण में या त्रिकोण का अधिपति केंद्र में, और जिस भाव में बैठे हैं शुक्र,
इस भाव का स्वामी उनके घर में बैठ गया, तो ये एक परिवर्तन राजयोग बन गया। मतलब शुक्र और बुध के जो भी परिणाम आएंगे वो एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए और एक दूसरे से प्रभावित होते हुए आएंगे। और बहुत ज़्यादा ये चांस हो जाएगा कि ये जो दोनों ग्रह होंगे शुक्र और बुध, ये बहुत ही बेहतर परिणाम देंगे और जातक के जीवन को भाग्य और करियर का संयोग मिलेगा। मतलब भाग्य में करियर का, करियर में भाग्य का सुख मिलेगा। ये दूसरे शुभग्रह की बात होगी। तीसरे शुभग्रह बुध होते हैं जो इस कुंडली के लिए लग्न और दशम के स्वामी हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि लग्नेश का भाग्य भाव में बैठ जाना और ऊपर से लग्न के अधिपति का भाग्य में बैठना, ये महाभाग्यशाली योग बनता है, सौभाग्यशाली बनाता है, धार्मिक बनाता है, व्यक्ति समाज को देने वाला बनता है। वो चाहता है कि लोग उससे लाभान्वित हों, वो अपने शिक्षा को लेकर के, अपने संतति के एजुकेशन को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के, अपने भाग्य को लेकर के, अपने सद्भाग्य के कारण समाज में नाम और यश अर्जित करता है। ऊपर से एक फायदे वाली बात क्या है कि नवम के अधिपति केंद्र में और दशम के अधिपति त्रिकोण में, तो ये केंद्र त्रिकोण का योग तो बना ही है। गुरु से दृष्ट भी हैं लग्न के अधिपति, तो शुभ भाव में बैठ गए और शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट हो गए। पर एक कमजोरी क्या होगी कि तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव के स्वामी जहां कहीं भी देखते हैं थोड़ा सा उसमें रंध्र पैदा करते हैं, थोड़ा छिद्र युक्त पैदा करते हैं, छिद्र पैदा करते हैं। तो इस वजह से कि तीसरे, जैसे क्या ज्योतिष में सिद्धांत क्या है कि अष्टम भाव में कोई बैठा ग्रह जहां देखेगा उस भाव में परेशानी पैदा करेगा, तो उसी तरीके से तीसरे भाव में बैठा ग्रह जहां भी देखेगा वो थोड़े थोड़े मेहनत करने का बल देगा। मतलब गुरु की दशा में जब बुध का अंतर हो या बुध की दशा में जब गुरु का अंतर आएगा तो थोड़ी मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ेगी। आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये क्यों? क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में तृतीय भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। अब सामान्य बात है कि मैं हर एक जगह से बैठ करके तो सब चीज देख नहीं सकता, और मैं जिस सिंहासन पे बैठा हूं, कभी मैं राजा के सिंहासन पे बैठा हूं, कभी मैं मंत्री हो रहा हूं, कभी मैं सेनापति हो रहा हूं, कभी मैं पुरोहित हो रहा हूं, कभी प्रवक्ता हो रहा हूं, तो वो उसका पद बदल रहा है, उसका सिंहासन बदल रहा है। लग्न में बैठ करके देखते तो अच्छा परिणाम देते, पर तीसरे में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ा संकुचित परिणाम भी आएगा। आप समझ गए होंगे। तो ये बात रही। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है कि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी उनके ही साथ परिवर्तन कर रहा है, यानी कि शुक्र और बुध का जो परिवर्तन होगा ये महान परिवर्तन योग बनेगा। इसमें एक सिद्धांत आप लोगों को मैं ही जोड़ देता हूं कि लग्न के स्वामी या चंद्रमा, लग्न के स्वामी या चंद्रमा अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो या चंद्रमा से केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, लग्न के स्वामी या तो केंद्र में बैठे हों या गुरु से दृष्ट हों, या तो चंद्रमा जहां भी आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां से केंद्र में एक शुभ ग्रह होना चाहिए, वहां से त्रिकोण में एक शुभ ग्रह होना चाहिए, वहां से केंद्र में एक शुभ ग्रह होना चाहिए। यहां से चौथा भाव केंद्र होता है, यहां से पांचवा भाव त्रिकोण होता है, यहां से 10वां भाव केंद्र होता है ना। तो इससे क्या फायदा होगा कि चंद्रमा भी ठीक है, बुध भी ठीक है, शुक्र भी ठीक हो रहे हैं और चंद्रमा से गुरु का कनेक्शन भी ठीक हो रहा है। तो अब इसमें एक फायदे वाली बात यह हो जाएगी कि व्यक्ति वापस से सारी चीजें प्राप्त करता है जो भी वो प्राप्त करना चाहता है। एक बार हो सकता है कि उसके जीवन से सारी चीजें गायब हो जाएं, पर ग्रहों का बल ऐसा कि वापस उसको वो सारी चीजें पुनर्प्राप्त करवा देती हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अभी इस कुंडली में बुध की दशा आने वाली है, जो महान परिवर्तन नामक राजयोग गुरु जैसे ग्रह से दृष्ट नवांश कुंडली का व्यापारेश और सुखेश होकर के लाभ में बैठे, दशमांशा चक्र में 12वें के स्वामी होकर के उच्च के ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि जातक के जीवन में जो बुध की दशा आएगी वो बड़ी संतुलित परिणाम देगी। उसमें कमजोरी कब होगी? जब बुध में गुरु का अंतर होगा। हालांकि वो भी सामान्यतया, क्योंकि गुरु और बुध दोनों एक दूसरे से सम सप्तक के सिद्धांत के आधार पर फल कर रहे हैं।
समसप्तक का अर्थ क्या होता है? प्रतियोग कर रहे हैं। बुध से ठीक सामने गुरु बैठे हैं, बुध से ठीक सामने गुरु बैठे हैं, है ना। ये इसका सामना नहीं होगा। बुध से ठीक सातवां जो घर होगा वही उस ग्रह का सातवां समानतया उसके सामने का घर होता है। यहां का सामने ये है, 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 यहां का सामने ये है। तो यहां का सामने कौन होगा? ये भाव होगा। तो चूंकि तृतीय भाव में बैठे थे, वो वाली बात मैंने जो बताई कि तृतीय भाव में बैठे, इस वजह से थोड़े से रंध्रयुक्त परिणाम करेंगे, पर इनकी दशा व्यापार को वृद्धि देने वाली भी होगी। तो मैंने तीसरे शुभ ग्रह बुध के बारे में चर्चा की और अभी आपको मैं पंचांग पे ही आपका विश्लेषण कर रहा हूं। चौथा शुभ ग्रह बनते हैं चंद्रमा। तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा कौन है? लाभ के अधिपति हैं। कहां बैठे हैं? छठवें भाव में। किस राशि में? कुंभ राशि में। इस भाव के स्वामी कौन है? शनि बैठे हैं, जो कौन है? इस कुंडली के पंचम और छठवें भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं। और ध्यान से समझिए, तो छठवें भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी उच्च के तो बैठे हैं, पर इन पे राहु की दृष्टि चली गई, पांचवी, मंगल और सूर्य की दृष्टि चली गई, और उन पे किसी भी और अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी। तो अब क्या होगा? यहां लाभ भाव के स्वामी चूंकि अभी 7.5 चल रही है कुंभ राशि पे, जब तक ये कुंभ राशि में 29 मार्च को बदलेंगे, शनिदेव मीन राशि में जाएंगे, तो अभी 7.5 यहां भी चलेगी। जब तक ये मीन राशि के जो शनिदेव होंगे वो 29 मार्च को बदलेंगे 2025 में, जब तक ये मेष में नहीं आ जाते हैं तब तक ये कुंभ राशि वालों पे अंतिम की 7.5 है। मतलब कुंभ राशि पे 7.5 समाप्त हो जाएगी। फिर किस पे आएगी? तो मीन राशि में जब आ जाएंगे तो मीन राशि में अंतिम की 7.5 होगी और ये अभी 2.5 साल आपको परेशान करेगी, है ना। मतलब जब तक ये मेष में नहीं आएंगे तब तक शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों पे चलेगी, जो अंतिम 7.5 होगी। लेकिन जब वो मेष में आ जाएंगे तो पिछली राशि और अगली राशि पे 7.5 चलेगी, और जिस राशि पे है उस राशि पे 7.5 चलेगी। शनि 3 राशियों को प्रभावित करते हैं। तो अभी कुंभ में है, जब वो मीन में जाएंगे तो अंतिम की 7.5 कुंभ वालों पे चलेगी। अब एक तो 7.5 चल गई, और दूसरा सिद्धांत कहता है कि एकादशवें भाव के स्वामी जब कभी भी छठवें भाव में बैठे हों, या छठवें भाव के स्वामी अगर उस भाव पे दृष्टिपात न करते हों, तो ये व्यक्ति के जीवन में कई बार गलत निर्णय लेने वाला, इन्वेस्टमेंट करके नुकसान पहुंचाने वाला, या जीवन में कभी कभी अपने जीवन में शनि की दशा में दारिद्र्य देखना भी पड़ता है, जबकि उच्च के बैठे हैं। लेकिन चंद्रमा के कारण, उन पे 7.5 के कारण शनि धन भाव के स्वामी होकर के उच्च के बैठे, तो ऋण से संबंध बनाता हुआ, ऋण के बल पे कारोबार आगे बढ़ाता हुआ, पर परेशानियों के साथ व्यक्ति अपना धन संचित करता है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कई बार रखे हुए पैसे शनि की दशा काल में खाने पड़ते हैं। वहां व्यक्ति को बड़ा ही डिप्रेस हो जाना पड़ता है, बड़ा अकेलापन, एकाकीपन, बड़ा कमजोर एक दशा जाती है। इसमें शनि का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष चंद्रमा का है, क्योंकि एक तो 7.5 चली। अब बात है कि क्या शनि के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है? तो शनि के पास वो स्ट्रेंथ होता, पर क्यों नहीं है? क्योंकि राहु से दृष्ट हैं और 2 और अन्य पापक ग्रह, या एक पापक और एक क्रूर, मंगल और सूर्य के द्वारा देखे जा रहे हैं। पर एक अच्छी बात क्या होगी कि यहां पे सूर्य और मंगल जो व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति को कभी भी हारने नहीं देंगे, थकने नहीं देंगे। व्यक्ति खूब मजबूती से आगे बढ़ना चाहता है और जीवन के अंतिम दशा तक अपनी मेहनत बरकरार रखता है, या उसके पास काम होता है। पर ऋण भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना, ऋण भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना, लाभ भाव के स्वामी का छठवें भाव में बैठना, और गुरु का तीसरे भाव में बैठना, छठवें भाव के स्वामी के ऊपर मंगल और सूर्य की दृष्टि के कारण व्यक्ति के निर्णय गलत होते हैं और वो कई बार कमजोर परिणाम देते हुए या प्राप्त करते हुए देखा जाता है। हालांकि फिर भी मैं इतनी बात कह सकता हूं कि व्यक्ति की नौकरी हो चाहे व्यापार हो, वो बहुत ही मोटा और गंभीर धन कमाता है। उसको छोटे मोटे क्या, 1,00,000 1.5 लाख रुपए की कभी भी कोई बात आ जाए, कई बार ये बहुत अधिक संख्या में भी धन की बात करता हूं, तो उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आगे बढ़ के मैं आपसे चर्चा करूंगा, शनिवार को इनका जन्म होता है, जिसमें जन्मे लोग थोड़े असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। पर एक बात और भी समझने वाली है कि शनि कन्या लग्न की कुंडली के लिए छठवें भाव के स्वामी होकर के कई बार घसीटी देने वाले ग्रह हो जाते हैं। घसीटी देने का अर्थ क्या है?
धीरे 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 मंद गति से परिणाम करना, या जब जन्म कुंडली के षष्ठेश या अष्टमेश जब बहुत बलवान हो जाएंगे तो वो कई बार कमजोर परिणाम करने लगते हैं। अब यहाँ व्यक्ति न्याय प्रिय बहुत ज़्यादा है, यहाँ व्यक्ति अपने कुल खानदान के नाम को डुबाना नहीं चाहता है, बहुत ही प्रैक्टिकल व्यू के साथ आगे बढ़ता है, अनुशासनहीन नहीं होता है, न्याय करता है अपने इष्ट मित्र, कुटुंब, दाम्पत्य, परिवार, पैतृक संपत्ति, वाणी से, कोई भी गलत निर्णय नहीं लेता। पर जीवन में विषम परिस्थिति क्यों बनती है? क्योंकि उसी शनि के ऊपर राहु, सूर्य, मंगल आदि पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। अगर वही छठवें भाव के स्वामी मंगल, सूर्य, राहु आदि ग्रहों से दृष्ट नहीं होते तो न तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या होती, न तो दांत से संबंधित कोई समस्या होती, न तो पेट से संबंधित कोई समस्या होती, न पित्त, ना गैस, कुछ भी नहीं होता। लेकिन छठवें भाव के स्वामी राहु, मंगल और सूर्य तीनों से दृष्ट हो रहे हैं, इस कारण से व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी कई बार परेशानी बनते देखी जाती है। शनिवार को जन्मे होने से मानसिक शांति भंग भी होती है और कई बार व्यक्ति बहुत ऊंचे लक्ष्यों को लेकर चलता है। तो सामान्य बात है कि जब ऊंचा लक्ष्य लेकर चलेंगे तो उसमें आपको थोड़े बहुत भटकाव में भी जाते हैं, या कई बार आपसे गलत निर्णय भी होता है। पर वो निर्णय क्या सच में गलत व्यक्ति लेता है? नहीं, निर्णय गलत नहीं लेता, हो जाते हैं। पर इतनी सामर्थ्य जरूर होनी चाहिए कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो चाहे गलत ही क्यों ना हो उसे सही करके दिखाऊं समाज को। पर इतनी सामर्थ्य क्यों कभी कभी नहीं होती है? क्योंकि एनर्जी देने वाले दोनों ग्रह मृत्यु भाग में बैठे हैं, सूर्य और मंगल। पर अंदर का साहस, अंदर का बल, अंदर का पराक्रम जागृत रहता है। व्यक्ति अपने लेवल पे, अपने टेबल पे से कोई भी काम गंदा नहीं करता है, वो बहुत मजबूती से काम करता है। पर वहां पे पिता का आशीर्वाद, कई बार वहाँ पे पिता का प्रभाव, कई बार वहाँ पे जो और भी बाकी चीज़ें होती हैं वो उसको दबाने लगती हैं। क्लियर है? कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से भी व्यापार या धन एक जैसा नहीं रहता है, कई बार कमजोरी होती जाती है, नुकसान भी होता जाता है। इस वजह से कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं। एक तो 7.5 चल रही थी, ऊपर से कृष्ण पक्ष के दशमी के चंद्रमा पापक हो गए, तो पूर्णतया ये व्यक्ति के व्यापार को, व्यक्ति के व्यवहार को या नौकरी को डीरियल करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को लोगों से नुकसान भी होता है, मातृपक्ष कमजोर होता है, मामा मामी से नुकसान होता है ना। कई बार लोग जलने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और शतभिखा नक्षत्र है ना, शतभिखा नक्षत्र वस्तुतः ये राहु का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो वरुण देवता हैं। कमल के पुष्प की माला भगवान ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। घृत, पक्व मिष्ठान, घी में पका हुआ भोजन, मालपुआ, रबड़ी जो भी बनता है घी में बना करके, और उसको ब्राह्मण को खिलाइए। कब? अमावस्या को। अब बात करते हैं आगे। नक्षत्र है शतभिखा, ये वस्तुतः राहु का नक्षत्र है, पर इसके जो अधिपति देवता हैं ये वरुण देव हैं, और जल में ही कमल खिलता है, कीचड़। ऐसे लोगों को जिनका जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है उनको कमल के पुष्प की माला ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए, और घी में पके हुए पकवान और मीठी चीज़ें ब्राह्मण को अमावस्या को खिलाना चाहिए। विशेषतया अगर रविवार को भी हो सके तो आप वो भी कर सकते हैं। ओम वरुणाय नमः, इस मंत्र का जप नक्षत्र के अधिपति देवता की करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर बन पड़े तो कमल के पुष्प जो है वो अपने घर में आवश्यक रूप से लगा करके रखने चाहिए, मतलब कोई गमले वगैरह में, ऐसा बन पड़े तो। शतभिखा नक्षत्र से आगे बढ़ते हैं। ऐन्द्र योग, विष्टिकरण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण। ऐसी अवस्था में व्यक्ति शूद्र वर्ण और राक्षस गण पे अगर थोड़ी सी बातें करें तो शूद्र वर्ण के लोग खाओ पियो मस्त रहो, मौज करो, मारो काटो, ऐसा भी होता है। और कई बार गंदा रहना, एक तरीके की प्रवृत्ति पाल लेना, उनकी स्थिति बदलती नहीं है, वो रिजिड माइंड सेट के भी कई बार हो जाते हैं। और राक्षस गण के होने के कारण ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है आगे बढ़ने के लिए। और कई बार उनके दिमाग में ऐसा रहेगा कि पैसा रहेगा, धन रहेगा तो सारी समस्या का हल हो जाएगा, जबकि ऐसा आप जानते हैं कि नहीं होता है। हमें इस अवस्था को या ये जो विचारधारा है ये शूद्र वर्ण और राक्षस गण के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये विचार नहीं होने चाहिए और इसको बदलने की आवश्यकता होगी। जहां आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ग्रंथ दान कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, ठाकुर जी के मंदिर में भोग राग की व्यवस्था कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं,
साथ ही साथ इस कुंडली के आधार पे काला उड़द पानी में रात भर उबाल दिया या फुला दिया और या पानी में उबाल दिया और उसके बाद गाय को खिला दिया, ऐसा लगातार करना चाहिए। ऐसा करने से जितने भी ग्रहजनित इस कुंडली में दोष हैं, शनि राहु केतु मंगल आदि से, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मसूर की दाल और चने की दाल भी गाय को खिलाना चाहिए, उबाल करके या पानी में भिगो करके। ऐसा थोड़ा ही सही, पर यह कर देना चाहिए। अब मैं आपको ग्रह स्थिति पे लेके आता हूं। 6 अंश 51 कला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का लग्न बना है। लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे, गुरु से दृष्ट, इस वजह से भाग्य बलवान, लग्न भी बली। और लग्नेश अगर गुरु से दृष्ट हैं तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है कि व्यक्ति भाग्यशाली है, धार्मिक भी है और यथेष्ट कृत्य करके धन कमाएगा। और द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं और इस भाव के स्वामी भाग्य में बैठे हैं। परिवर्तन राजयोग मैंने बताया ही है। तो द्वितीय भाव के स्वामी जो शुक्र हैं इस कुंडली के लिए अगर दशम स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति के पास हमेशा काम रहता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसके पास काम नहीं है। वो अपने माता और पिता को भरपूर सुख देने की पूरी कोशिश करता है। माता रुग्ण होती हैं, पिता के साथ संबंध ठीक ठाक देखने को मिल रहे, पिता खर्चीले होते हैं। जबकि द्वितीय भाव में उच्च के शनि वक्री हुए हैं 6 अंश के और विशाखा चित्रा नक्षत्र में बैठेंगे, इस वजह से उनका कुछ परिणाम जन्म कुंडली का लग्न का आएगा। इस कारण से भी व्यक्ति को कभी कभी धन और ऋण से जीवन बिताना पड़ता है या कई बार उसको परेशानी महसूस होती है। जबकि तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति अपने भाव 7वें, एकादशवें पे उच्च और 9वें भाव पे अपने कारक क्षेत्र पे देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति में धार्मिकता, बौद्धिकता, बुद्ध की दशा में लाभ के योग, साथ ही साथ व्यापार, और कभी भी व्यक्ति की मृत्यु ऐसे नुकसान या कष्ट में नहीं होती है। वो स्वभावगत अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में उच्च के सूर्य और मंगल स्वग्रही होकर के उस भाव से ठीक पीछे या आगे बुध जैसा शुभ ग्रह, और इस भाव के स्वामी यहीं बैठे हैं। इस भाव के तीसरे भाव में राहु बैठे हैं, केतु की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से कभी कभी व्यय के कारण असंतुलन बनता है, पर व्यक्ति प्रभाव अच्छा जाता है। वो मानसिक शांति ढूंढता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी हेडेक हो, बहुत ज़्यादा रश करना पड़े, बहुत ज़्यादा जैसे होता ना कि उसके पास थोड़ी भी समस्या उसको परेशान करती है, या मन अशांत भी रहता है, निद्रा भी परेशान करती है। ये चौथे स्थान के केतु के कारण माता को रुग्णता मिलती है। हालांकि इस भाव का स्वामी इसके ठीक पीछे बैठा है, पर शनि का भी प्रभाव है। इस वजह से चतुर्थ स्थान पे माता की आयु तो अच्छी हो जाती है, पर उसमें रोग या रुग्णता देखने को मिलती है। पंचमेश का उच्च का होना, बुद्धि, ज्ञान, विवेक आदि बातें मैंने की थी। 6वें भाव में चंद्रमा, भाव का फल ये कहता है कि व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, और चंद्रमा से चौथे घर के बुध व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी या गलत निर्णय लेने वाला बना देते हैं। यह व्यक्ति बार बार चीज़ों से सीखता नहीं है या गलतियां करता जाता है। वहीं चंद्रमा से तीसरे भाव में सूर्य और मंगल व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करते हैं, मेहनती होता है, या ये कह सकते हैं कि मेहनत करना पड़ता है। जबकि चंद्रमा से 5वें घर के शुक्र व्यक्ति को सुंदर दाम्पत्य, अच्छा व्यवहार, कुशल बनाते हैं। और 9वें भाव के शनिदेव व्यक्ति को धर्म में रुचि रखने वाला, ज्योतिष का जानकार, गंभीर धन कमाने वाला और बहुत छोटी अवस्था में बहुत सारी संपत्ति को देख लेने वाला बना देते हैं। जबकि दशम स्थान के गुरु व्यक्ति के जीवन में यशस्विता, धर्म की परख, धर्म की समझ, सभी धर्मों का सामान्यतया श्रेष्ठ आदर करना और धर्म के ही आधार पे धन कमाने का होता है। 7वें भाव के स्वामी के बारे में मैंने पूर्व में ही बात कर रखी थी कि इस भाव के स्वामी इसको देख रहे हैं। यो जो भावो स्वामी दृष्टो युतोवा का सिद्धांत है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, अपने भाव को देखेगा तो भाव की वृद्धि करेगा। जबकि अष्टम भाव में सूर्य और मंगल कभी कभी साहस, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो बोलते हैं उसको कमजोर करते हैं। इसके साथ साथ अष्टम भाव में सूर्य और मंगल कभी कभी पेट की बीमारी, कई बार मंगल और शनि और राहु केतु की दशाओं में लंबी बीमारी दे देते हैं, दांतों से संबंधित समस्या देते हैं। जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी इसी मंगल और शनि के कारण होता है। तो जितनी भी परेशानी इस कुंडली में आएगी उसके लिए कोई भी ग्रह जिम्मेदार नहीं है सिवाय शनि और मंगल के। जबकि दोनों बैठे अपने अपने घर में हैं, पर फिर भी इन दोनों ग्रहों का एक साथ प्रत्यक्षतया एक दूसरे को देख लेना विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाला हो जाता है। अष्टम भाव में सूर्य और मंगल पित्त से संबंधित समस्या भी देते हैं। साथ ही साथ 6वें भाव के स्वामी को देख रहे हैं तो नेत्र से संबंधित समस्या और कई बार वात से संबंधित समस्या देते हैं, आंखों में कष्ट और ऐसी चीजें होती हैं। हालांकि मंगल स्वग्रही हैं सूर्य के साथ, तो कभी कभी व्यक्ति को डरपोक भी होते देखा जाता है, ऐसा है।
हालांकि एक बात और है कि यहाँ पे व्यक्ति को कई बार कम पैसों पे मेहनत करते देखना पड़ता है, पर वो चीज़ें जो उसके भाग्य में है वो उसको मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो जितना प्राप्त करना चाहता था या जो भी वो जिस चीज़ के लिए भी मेहनत करता था वो उसे प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उनको वो सारी चीज़ें सूर्य और मंगल देंगे। हाँ, एनर्जी लेवल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और मंगल चले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने घर की महिलाएं, बेटी बहन की सुरक्षा, घर की सुरक्षा, चार दीवारी की सुरक्षा और जेब कतरे, विष वाले जानवर, गोली बंदूक, हथियार आदि से सावधान और सतर्क रहना चाहिए। गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए, खास करके मंगल, शनि और सूर्य की दशा में। ऐसा है। नाभि का क्षेत्र होता है अष्टम भाव, इस वजह से हमें वहाँ पे बैठे तो दोनों ग्रह अब बढ़िया हैं, पर फिर भी हमें उस क्षेत्र को ये बात ध्यान समझना चाहिए कि नाभि का क्षेत्र परेशान ना हो, कोई स्टोन वगैरह पेट में ना हो या ऐसी चीज़ें। नवम भाव में बुध का बैठना, गुरु से दृष्ट होना, ये भाग्यशाली और व्यक्ति को कृतज्ञ बनाता है। उससे भी अच्छी बात है कि व्यक्ति अपने से बड़ों का खूब आदर करता है। दशम स्थान में शुक्र और राहु का बैठना, यहाँ पे व्यक्ति के कारोबार में बहुत लोग आते जाते रहते हैं, मित्रता बहुत लोगों से होती है। घर से प्रायः दूर भी अगर रहना पड़े तो व्यक्ति जा सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपने राज्य में ही रहें तो। एकादशवें भाव के स्वामी का छठवें भाव में जाना अपनी दशा काल में व्यक्ति को कष्ट देता है। इस वजह से चंद्रमा की दशा में या शनि की 7.5 के समय या राहु की दशा के समय या इस कुंडली के लिए सूर्य और मंगल की दशा में कभी कभी हमें धन देने से और धन के लेन देन से सावधान रहना चाहिए। एग्रीमेंट पेपर वगैरह समुचित तरीके से पढ़ करके तब सिग्नेचर करना चाहिए। नौमांस चक्र में यहाँ के जो सप्तम भाव के स्वामी हैं यही इस कुंडली के लग्नेश बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य बहुत अच्छा है, सुखद है। चंद्रमा वहाँ भी मीन राशि के बैठ रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। संबंधों में कोई परेशानी नहीं होगी, दाम्पत्य अच्छा है। और एक बात बता दूं तो यहाँ चंद्रमा कुंभ के बैठे हैं, यहाँ मीन के बैठे हैं, तो चंद्रमा की दशा में कई बार धन आएगा पर खर्च भी होगा। वहीं सूर्य अगर देखते हैं तो यहाँ मेष राशि में बैठे हैं और यहाँ सूर्य बैठे हैं तुला के। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे उच्च के थे और नवांश में नीच के हो गए और राहु के साथ भी जा रहे हैं। इस वजह से हमें ससुराल में ससुर के संबंध या ससुर के प्रभावों से कमजोरी मिलती है या कई बार उनके साथ मतभेद होता है या उनका स्वास्थ्य कमजोर रहता है, मतलब थोड़ा सा डिग्रेडेशन में जाता है। परंतु चतुर्थ स्थान पे मंगल का प्रभाव है, इस भाव से दशम स्थान में चंद्रमा है, नवम भाव में शनि, शुक्र और गुरु बैठे हैं। इस वजह से वहाँ पे सास का संबंध, न्यायप्रियता और ये जो ससुराल का संबंध होता है वो सामान्यतः ठीक है। चंद्रमा और मंगल जैसे दो ग्रह बैठे हैं तो एनर्जी देते हैं। हालांकि नवांश कुंडली में गुरु का संबंध लग्न से और सप्तम भाव का संबंध जन्म कुंडली के लाभ भाव से हो रहा है, तो दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति अच्छी खासी संपत्ति भी अर्जित करता है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति अपने भाग्य के बल पे अपने दाम्पत्य को और अपने पूरे जीवन को सुखी बनाता है। मंगल दशम स्थान में बैठे हैं दिग्बली होकर के अकेले, इस वजह से पत्नी का करियर या पत्नी आपके करियर को लेकर के कई बार कंफ्यूज होते देखी गई हैं। लेकिन गुरु, शुक्र, शनि जैसे ग्रह बैठे हैं, इस वजह से मैं बड़े भाई, छोटे भाई और परिवार के लोगों के बीच में एक काफ़ी अच्छा जो है वो ट्यूनिंग देखने को मिल रहा है। मीन राशि बनी है लग्न में, लग्न का अधिपति भाग्य में बैठ करके वापस लग्न को देख रहा है। लग्न पे भाग्येश गुरु की मंगल की दृष्टि जा रही है, तो गुरु, मंगल और चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे पड़ेगा। इस वजह से इसे एक संतुलित और बेहतरीन दाम्पत्य कहेंगे। इसका एक और भी अच्छा पक्ष है कि पंचम भाव के स्वामी भी गुरु से दृष्ट है और पंचम भाव भी गुरु से दृष्ट है। यहाँ पे भी सप्तम भाव और गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा मिल रहा था। इस वजह से दाम्पत्य में ये कुंडली कभी भी कमजोर नहीं है, उसे बहुत अच्छा कहेंगे। एक बात और भी कहूंगा, नवांश कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति का लाभ में जाना सास से फायदा देता है। ससुर के स्वास्थ्य को कंफ्यूज और कई बार रोगी बनाता है। कई बार प्लेटलेट्स वगैरह या रक्त से संबंधित, पेट से संबंधित, नाभि से संबंधित, स्टोन से संबंधित चीज़ें होती देखी जाती हैं। और इस कुंडली के आधार पे मैं मंगल की बात कर रहा था, तो मंगल यहाँ बैठे हैं मेष राशि में, जबकि यहाँ धनु में बैठे हैं। ये भी अच्छी बात होगी, मंगल का प्रभाव कुंडली में अच्छा रहेगा। नवांश चक्र में भी वो पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, इस वजह से व्यय मंगल की दशा में या फैशन पे व्यय होते देखा जाता है। बुध यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में वृष राशि में और यहाँ मकर में बैठे हैं, यानी कि यहाँ से नवें घर में जा रहे हैं। नवांश चक्र में भी उनका प्रभाव बहुत अच्छा बन रहा है, लाभ में बैठ रहे हैं। इस वजह से दाम्पत्य में प्रेम, भवन, भूमि, वाहन का सुख विवाह में आने के बाद होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति लग्न चक्र में वृश्चिक राशि में और नवांश चक्र में भी वृश्चिक राशि में बैठ करके वर्गोत्तम हो जाएंगे और बली हो जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे गुरु अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और शनि वहाँ ज्येष्ठा में बैठ रहे हैं।
इस वजह से नवांश चक्र में जो गुरु अनुराधा में या गुरु अनुराधा में बैठेंगे, वृश्चिक राशि के शुक्र भी अनुराधा में बैठेंगे, तो ये दोनों ही ग्रह जातक को दाम्पत्य, परिवार, सुख, भाग्य और ऐश्वर्य का लाभ देंगे अपनी दशा काल में। अंतरदशा में भी गुरु और शुक्र, शनि थोड़े बहुत कमजोर कभी कभी परिणाम देंगे, ऐसा हो सकता है क्योंकि षष्ठेश भी होते हैं, उच्च के हैं, कोई शुभ ग्रह उनको नहीं देख रहा है। नवांश कुंडली में भी वृश्चिक राशि में जाकर के द्वितीय द्वादश का संबंध बन रहा है। यहाँ पे 7 नंबर में बैठे हैं, नवांश चक्र में 8 नंबर में बैठ जा रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा में थोड़ा व्यय, मानसिक अशांति या कई बार व्यक्ति को ऋण में जाते हुए देखा जाता है, या पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होता है, हालांकि व्यक्ति उसमें जीत जाता है। शनि के बाद मैं गुरु की बात कर रहा था, गुरु के बारे में बात करने के बाद शुक्र के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मिथुन के बैठे हैं और यहाँ बैठ रहे हैं वृश्चिक के। यहाँ से अगर देखेंगे तो शुक्र की दशा में रोग आदि की स्थितियां बन सकती हैं। खास करके शुक्र की दशा में व्यक्ति को आलस्य और प्रमाद जैसी स्थिति आ सकती है, निर्णय गलत हो सकते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, पित्त बढ़ सकता है। ये शुक्र की दशा का प्रभाव रहेगा। हालांकि शुक्र की दशा में व्यक्ति को भाग्य का साथ भी मिलेगा, तो धन और काम चलता रहेगा। शनि के बारे में बात करते हैं तो शनि यहाँ पे तुला के बैठे हैं, यहाँ वृश्चिक के जा रहे हैं। व्यय, व्ययाधिक्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आलस्य और प्रमाद की स्थिति बनती है। राहु लग्न चक्र में बैठ रहे हैं मिथुन के और नवांश चक्र में बैठ रहे हैं तुला के। इस वजह से यहाँ पे मैं भी इसे कमजोर नहीं कहूंगा, इसे बहुत अच्छा कहूंगा। दशमांसा चक्र के आधार पर व्यक्ति की कुंडली में बुध का बल ठीक होगा, क्योंकि वो उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं। मंगल तो उच्च के हैं ही, व्यापारेश, कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा है। दशमांसा चक्र में लग्न में शुक्र और चंद्रमा का बैठना ये एक अच्छा नेचर देता है, कारोबार को लेकर के अच्छा दृष्टिकोण देता है, उदार मना होता है, पॉजिटिव अपीयरेंस के साथ आगे बढ़ता है, यश भी प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति समाज का बड़ा ही लब्ध, प्रतिष्ठित और सुचारू रूप से अपने जीवन को पटरी पे ले जाने में उसको कोई असफलता नहीं मिलती है, और व्यक्ति अपने समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे अपने आप को अपनी सफलता में सिद्ध भी करते हुए देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दशमांसा चक्र आपकी कुंडली का बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, जो व्यक्ति के कारोबार को, व्यक्ति के रिसर्च को, चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति आए, व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है और निश्चित रूप से अपने कारोबार को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा रखता है और उसमें सफल भी होता है। गुरु और सूर्य दो परम मित्र, शुक्र और चंद्रमा दो बढ़िया, बुध और मंगल बहुत बढ़िया, शनि यहाँ सप्तमी होकर के राहु केतु के संपर्क में है, तो कभी कभी ऑब्स्टिकल देते हैं, पर अंततोगत्वा व्यक्ति की जीत हो जाती है। बल के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इस कुंडली के लिए शुभ अंक 7 रहेगा, 6 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 4 अंक। ये कोई भी अंक अच्छे रहेंगे, कोई भी आजमा सकते हैं। रंग के आधार पर लाल अच्छा नहीं रहेगा, जबकि हरा और सफेद बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को दुर्वा, प्रत्येक दिन गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, पन्ना धारण कर सकते हैं सोने में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। चतुर्थी का व्रत मैंने कहा ये आरंभ कर सकते हैं। नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी, मृगशीरा, अनुराधा, दान करने के लिए शतवीखा। जन्मदिन मनाइए तो वैशाख कृष्ण द्वादशी को मनाइए। शतवीखा नक्षत्र मिल जाए तो और बढ़िया, उस दिन ब्राह्मणों को बुला करके घर में पूजा पाठ का माहौल खड़ा करिए। साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ जीवन में अधिक संख्या में होता रहेगा तो समस्या धन को लेकर के नहीं होगी। और रविवार के दिन ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करना हो, विवाह, दाम्पत्य, संतान आदि से संबंधित कोई निर्णय, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, कोई नई डिग्री, नया डिप्लोमा, तो शुक्र और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतति से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो गुरु से संबंधित दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो मंगल और सूर्य की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आत्मविश्वास कमजोर ना हो, धन गलत जगह पे खर्च ना हो, और अपना सत्कर्म और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य दोनों तीसरे और 8वें बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता है। इसका अर्थ होगा कि हमारे ग्रह हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें और भी ज़्यादा अपने मन को शांत रखना है, प्राणायाम करना है, आयुर्वेद पे विश्वास करना है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की पूजा, माता पिता की पूजा, माता पिता की सेवा, आराधना, गाय की सेवा, ग्रंथ का दान, कुल पुरोहित की पूजा, भागवत कथा का संचयन सुनना, ये सब अभी होता रहे। क्योंकि गुरु और सूर्य जब जन्म कुंडली के केंद्र में नहीं होते तो ये ग्रह आपसे कहता है कि आपको और भी ज्यादा अच्छा काम करना है। क्योंकि ग्रह केंद्र में गुरु नहीं है, मतलब पूर्व जन्म बिगड़ा हुआ था, उसको इस जन्म में और भी ज्यादा सुधारना है। सिर्फ धन कमाने के लिए ही कट कट के नहीं रहना है, आगे बढ़ना है तो हमें धर्म को साथ लेकर के चलना होगा। और सिर्फ
धन धन ही धन धन नहीं, क्योंकि ये गुरु और सूर्य जब बाहर हो जाते हैं केंद्र से, न तो इनका संबंध त्रिकोण से होता है न केंद्र से होता है, तो ये कई बार व्यक्ति को धन की लिप्सा में लोटपोट करते रहने वाला और सदैव धन की चिंता करने वाला एक अकर्मण्य और लालची व्यक्ति बना देते हैं। ये सत्य होगा, ज्योतिषी के मुख से सत्य सुनना चाहिए और उसे स्वीकार भी करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें पर्सनल कोई रिवेंज तो है नहीं, ग्रह के आधार पर ही बात बता रहा हूं। बैठे दोनों ग्रह अच्छे हैं पर वस्तुतः केंद्र में नहीं है। मैंने इस पे एक सिद्धांत बताया था कि केंद्र में गुरु बैठे हैं, केंद्र में सूर्य बैठे हैं, त्रिकोण में सूर्य बैठे हैं, व्यक्ति का पिछला जन्म अच्छा था। लेकिन अगर केंद्र में ग्रह नहीं बैठे हैं, गुरु और सूर्य जैसे ग्रह केंद्र में और त्रिकोण में नहीं बैठे हैं, मतलब पूर्व जन्म के ग्रह आपको ये संकेत दे रहे हैं, बाबू रे काम करो, धन की आग ज्यादा आपको कहीं जला ना दे, और फिर जल जाएंगे तो कोयला हो जाएंगे। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।